Our next topic is functions of financial management. Functions of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। इनमें से फर्स्ट फंक्शन है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स। डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स, बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स को डिटरमाइन करना। हाउ मच फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में फाइनेंस लॉन्ग टर्म एसेट परचेज करने के लिए भी चाहिए होता है और वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए भी। तो बिजनेस में कितना फाइनेंस लॉन्ग टर्म एसेट के लिए रिक्वायर्ड है और कितना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है, सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ये फाइनेंशियल नीड का डिटर्मिनेशन करना होता है, डिसाइड करना होता है कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। और ये बहुत सोच समझ के फ्यूचर की नीड को ध्यान में रखते हुए डिटरमाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी रहती है। हम फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि हमें और ज़्यादा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। तो फ्यूचर में हमारे क्या चांसेस हैं एक्सपेंशन के रिगार्डिंग या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी फाइनेंशियल नीड डिटरमाइन करते हैं। फाइनेंस ज़रूरत से ज़्यादा भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए हमें, और ज़रूरत से कम भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंशियल नीड सोच लेते हैं कि हमें ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो अननेसेसरी हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बियर करनी पड़ती है। और अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की प्रॉपर से डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, हम कम पैसा अरेंज करते हैं, तो फिर हम बिजनेस का काम अच्छे से नहीं चला पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है और बहुत सोच समझ के डिसाइड किए जाने वाला स्टेप है कि हमें फ्यूचर में कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। इस टाइप के डिसीजन को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन डिसीजन, कि बिजनेस में कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, for working capital requirement and for fixed asset requirement. सेकंड जो फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि पैसे कहाँ से अरेंज किए जाएंगे, इसके बारे में डिसीजन लेना। फाइनेंस कहाँ से आएगा। फाइनेंस के मेनली दो ही सोर्सेज हैं, एक ओनर फंड और एक है बोरोड फंड। ओनर फंड वो होता है जो ओनर लगाते हैं, शेयर होल्डर लगाते हैं, और बोरोड फंड वो होता है जो हम उधार लेते हैं अपने लैंडर्स से, डिबेंचर इशू करके बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो टोटल पैसा चाहिए, जो हमने फर्स्ट स्टेप में डिसाइड किया कि टोटल कितना पैसा चाहिए, उसमें से कितना पैसा ओनर फंड से आएगा और कितना पैसा बोरोड फंड से आएगा, इन दोनों में आपस में क्या रेशो होगी, इसी चीज़ को डिटरमाइन किया जाता है। और इस टाइप के डिसीज़न को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीज़न भी बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन भी बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, और डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल नीड इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन डिसीजन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में यही डिसाइड किया जाएगा कि कितना पैसा ओनर फंड से कलेक्ट किया जाएगा, शेयर इशू करके कलेक्ट किया जाएगा, और कितना पैसा लेंडर से कलेक्ट किया जाएगा। और इसी पे फर्म की लीवरेज भी डिपेंड करती है। लीवरेज, अगर ज़्यादा पैसा बोरोड फंड से कलेक्ट किया जाएगा तो
फिर लीवरेज हाई होगी उस फर्म की और ऐसी फर्म में रिस्क बढ़ जाएगा। हो सकता है कि फर्म अपने ओनर्स को ज़्यादा, शेयर होल्डर को ज़्यादा रिटर्न दे पाए, लेकिन ऐसी फर्में ज़्यादा रिस्की हो जाएंगी। तो हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना चाहिए अंडर फाइनेंसिंग डिसीजन। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होगा, जिसमें रिस्क को मिनिमम रखते हुए हम अपने ओनर फंड पे जो रिटर्न देंगे उसको मैक्सिमाइज कर सकें। ओनर फंड पे हम डिविडेंड देते हैं, जिस पे हम रिस्क को मिनिमम रखते हुए अपने डिविडेंड को मैक्सिमाइज कर सकें। उस टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर को बोला जाएगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। थर्ड जो डिसीजन लिया जाएगा, फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स पैसा जो उन्होंने कलेक्ट किया है सेकंड स्टेप में, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, किस असेट में, किस लॉन्ग टर्म प्रपोजल में, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा और किस में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। ये हमने लास्ट सेम में भी पढ़े थे। इस टाइप के डिसीजन को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीज़न, इसमें हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेंगे। जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं उनके रिटर्न को कंपेयर करेंगे उनकी कॉस्ट से। अगर रिटर्न ज़्यादा होंगे, कॉस्ट कम होगी, तो हम वो डिसीजन ले लेंगे, पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। और रिटर्न कम होंगे, कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही डिसीजन लेगा कि किस पर्टिकुलर एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना है और किस पर्टिकुलर एसेट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। और इसके अलावा जो फोर्थ काम किया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी लिया जाएगा, क्योंकि बिजनेस का काम केवल थर्ड स्टेप में कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने से नहीं चलेगा। बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन साथ में ही शॉर्ट टर्म में भी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ताकि बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट किया जा सके। प्रॉपर कैश मेंटेन रखनी पड़ती है, प्रॉपर स्टॉक मेंटेन रखना पड़ता है, प्रॉपर रिसीवेबल डेटर्स मेंटेन रखने पड़ते हैं। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन में प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को मेंटेन किया जाएगा। वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाना है, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगाना है वर्किंग कैपिटल में, और ना ही रिक्वायरमेंट से कम पैसा लगाना है। किस वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाना है, कितनी कैश मेंटेन करनी है, कितना स्टॉक मेंटेन करना है, कितने डेटर मेंटेन करने हैं, डेटर्स के रिगार्डिंग हमारी क्या पॉलिसीज़ होंगी, उनसे पैसा कलेक्ट करने के रिगार्डिंग हमारी क्या पॉलिसीज़ होंगी, ये सभी वर्किंग कैपिटल डिसीजन में डिटरमाइन किया जाएगा, ताकि हम शॉर्ट टर्म में अपने बिजनेस को अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकें। दिस विल बी द फोर्थ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और नेक्स्ट जो फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा बाय द फाइनेंशियल मैनेजर, दैट विल बी डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन की जाएगी। बिजनेस में हमने पैसा कलेक्ट कर लिया, फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसेट में इन्वेस्ट कर दिया। लास्ट में जब हम बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो हमें बिजनेस में अर्निंग होगी। उस अर्निंग का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उस अर्निंग का कितना पार्ट एज डिविडेंड शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कितने पार्ट को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा टू फुलफिल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नीड। बिजनेस में पैसा
पैसे की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, तो वो पैसा हम बाहर से भी अरेंज कर सकते हैं और चाहे तो हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको ही दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट करके हम वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर यही डिटरमाइन करेगा कि जो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर अर्निंग हुई है उसका कितना पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हमें शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसका कितना पोर्शन हमें अपने पास रिटेन करके रख लेना है फॉर द पर्पज़ ऑफ री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। हमें इस अकॉर्डिंग डिविडेंड पॉलिसी तैयार करनी चाहिए ताकि हमारे शेयर होल्डर भी सेटिस्फाइड रहे डिविडेंड लेके और फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए री इन्वेस्ट करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर अमाउंट बच जाए और हमारे शेयर के प्राइसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना पड़े। और नेक्स्ट जो फंक्शन परफॉर्म करेगा फाइनेंशियल मैनेजर दैट विल बी फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल, जैसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पढ़ते हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल कंट्रोल करना भी फाइनेंशियल मैनेजर का एक इम्पोर्टेंट काम है। फाइनेंशियल कंट्रोल में वो क्या करेगा, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग में आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिटरमाइन होते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, फिर दोनों को कंपेयर किया जाता है, डेविएशन निकाले जाते हैं, फिर उन डेविएशन को दूर करने के लिए रेमेडियल एक्शन लिए जाते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर स्टैंडर्ड डिटरमाइन करेगा, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड डिटरमाइन करेगा कि क्या स्टैंडर्ड होंगे कि हमारा रिटर्न कितना होना चाहिए किसी प्रोजेक्ट में, जैसे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में किसी एसेट में कितना रिटर्न होना चाहिए, हमारी मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए। फिर जो एक्चुअल में रिज़ल्ट आएंगे उसको फाइनेंशियल एनालिसिस करके रिज़ल्ट जान के फिर उनको स्टैंडर्ड से कंपेयर करके डेविएशन निकाल के और अगर वो डेविएशन नेगेटिव आते हैं तो करेक्टिव एक्शन लेगा। तो बिजनेस की हर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए जाएंगे और जब वो एक्टिविटी हो जाएगी तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके डेविएशन फाइंड आउट किए जाएंगे और अगर वो डेविएशन नेगेटिव होंगे तो उनके रीज़न फाइंड आउट करके करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक मेन काम फाइनेंशियल कंट्रोल को ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश करना भी है ताकि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पे प्रॉपर कंट्रोल किया जा सके उनको। नेक्स्ट जो फंक्शन है जो फाइनेंशियल मैनेजर परफॉर्म करेगा दैट इज़ रूटीन फंक्शंस। रूटीन फंक्शंस हमने मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो काम है वो लगातार चलता रहता है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ने तो ये बोला था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट हमें स्पेशल इवेंट के टाइम ही होती है, लेकिन हमने मॉडर्न कंसेप्ट में पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हमें हमेशा होती है, स्पेशल इवेंट के टाइम भी और डे टू डे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हमें हमेशा रहती है। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म करेगा फाइनेंशियल मैनेजर, तो वो हम इस रूटीन फंक्शन के अंडर इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा रूटीन फंक्शन के तौर पे दैट इज़ रिलेटेड टू कैश। वो कैश पे नज़र रखेगा कि हमें कैश कितनी कहाँ से रिसीव हो रही है, कितनी कैश हम कहाँ पे प्रॉपर पे कर रहे हैं, कैश का प्रॉपर बैलेंस हम बिजनेस में मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कैश से रिलेटेड एक्टिविटीज़ डे टू डे एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाएंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। और नेक्स्ट जो एक्टिविटी वो करेगा रूटीन लेवल पे दैट विल बी द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू बैंक। बैंक से रिलेटेड वो एक्टिविटीज़ सारी करेगा, बैंक में प्रॉपर बैलेंस है या नहीं है, बैंक में जो रिसीविंग हो रही हैं हमें उन पे नज़र रखेगा, बैंक से हम जो पेमेंट कर रहे हैं डिफरेंट पार्टीज़ को उन पे नज़र रखेगा। तो बैंक से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को वो ध्यान में रखेगा। और थर्ड रूटीन फंक्शन वो परफॉर्म करेगा दैट विल बी रिलेटेड टू सिक्योरिटी
ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स हमारी क्या होती हैं, जो हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे चेक हो गया, बैंक डिपॉजिट की रिसीट हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की रिसीट हो गई। तो उन सारी फाइनेंशियल एसेट्स को सिक्योर रखने की व्यवस्था करेगा ताकि वो गुम ना हो, चोरी ना हो। और नेक्स्ट जो रूटीन लेवल की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करेगा दैट विल बी रिलेटेड टू रिकॉर्ड। वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के प्रॉपर रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था करेगा कि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बिजनेस में हो रही हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ध्यान में नहीं रहती हैं। तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो ताकि ज़रूरत के टाइम उन रिकॉर्ड को देखा जा सके और उन रिकॉर्ड्स के बेस पे डिसीजंस लिए जा सके। तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करने की भी प्रॉपर व्यवस्था करेगा रूटीन लेवल पे। और नेक्स्ट जो रूटीन लेवल की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएगी दैट विल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट सिस्टम को वो बिजनेस में अप्लाई करेगा। इंटरनल ऑडिट सिस्टम वो सिस्टम होगा जिससे जो भी व्यक्ति फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की एक्टिविटी दूसरा व्यक्ति चेक कर लेगा अपने आप, दूसरे व्यक्ति की एक्टिविटी तीसरा व्यक्ति अपने आप चेक कर लेगा। इससे हर व्यक्ति एक दूसरे की एक्टिविटी चेक भी कर लेगा और खुद की एक्टिविटी किसी दूसरे से चेक भी करवा लेगा। अगर किसी लेवल पे कोई गलती होती है तो वो अपने आप ही जल्दी ही पकड़ाई में आ जाएगी और फिर उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो इंटरनल ऑडिट की जो सिस्टम है उसको बिजनेस में मेंटेन करेगा रूटीन लेवल पे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ वो रूटीन लेवल पे परफॉर्म करेगा, इसीलिए इनको हमने बोला रूटीन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, चाहे बिजनेस का या कोई भी हम पढ़ाई भी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हर काम का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। बिना ऑब्जेक्टिव के अगर कोई काम किया जाता है तो हम लास्ट में हम जान नहीं पाते कि हमने जो काम किया है वो हमारा काम सक्सेसफुल रहा है नहीं रहा है। इसी तरह से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसकी भी ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए जानना पड़ेगा कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस में किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करेगा। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो जो टॉप मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है वो मेनली दो हैं और इन दोनों में कंट्रोवर्सी है। कुछ व्यक्ति फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कुछ व्यक्ति सेकंड ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मीन्स फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच है ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग। फर्स्ट अप्रोच है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना फर्स्ट अप्रोच के अंडर। और सेकंड अप्रोच के अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो दो अप्रोच हैं ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग। फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच एंड सेकंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। तो हम एक एक करके दोनों अप्रोच की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितने भी काम करता है, जो मैंने आपको पीछे बताए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितने भी डिसीजंस लेता है वो सारे इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल मैनेजर वो सारे डिसीजन लेगा जिनसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होगा, और ऐसा एक भी डिसीजन नहीं लेगा जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ नहीं होगा, प्रॉफिट कम होगा, हमारे बिजनेस में लॉस होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एक ही क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए चलता है, और वो क्राइटेरिया है प्रॉफिट। All such activities will be done which will give profit to the business, and not a single activity which will cause loss to the business will not be done। एक सिंगल एक्टिविटी भी ऐसी नहीं की जाएगी जिससे बिजनेस को लॉस हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव केवल प्रॉफिट को ही क्राइटेरिया मान के बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए कहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी करेगा जिनसे प्रॉफिट बढ़ता है, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे प्रॉफिट कम होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन कुछ अब आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं इसके रिगार्डिंग कि ये ठीक है। तो वो क्या आर्ग्यूमेंट हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ठीक मानते हैं? वो आर्ग्यूमेंट, इनमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो हम किससे मेज़र करते हैं? ओवरऑल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट से। उस बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाती है जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, और जो बिजनेस कम प्रॉफिट अर्न करते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाती है। तो जब हमारी परफॉर्मेंस प्रॉफिट से ही मेज़र की जाएगी तो क्यों ना हम वो सभी काम करें जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो जाए, और वो काम ना करें जिससे हमारा प्रॉफिट कम होता हो। तो इस क्राइटेरिया को लेके कि हमारी परफॉर्मेंस प्रॉफिट से ही मेज़र की जाएगी, तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कुछ व्यक्ति जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव मानते हैं। और सेकंड जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, दैट इज़ एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं, बिजनेस के रिसोर्सेज क्या होते हैं? बिजनेस के पास जो पैसा होता है, जो एसेट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें इधर उधर वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें उन एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए जो एक्टिविटी बिजनेस को प्रॉफिट देंगी। उन सभी एक्टिविटीज़ से जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है रिसोर्सेज को वापस निकाल लेना चाहिए। मान लो हमारे पास 4 असेट हैं, 4 असेट में से हमें ये लगता है कि एक पर्टिकुलर असेट प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, तो उस असेट को बेच दो, उसमें से अपने रिसोर्सेज पैसे वापस निकाल लो और उसको वहाँ लगाओ जहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जितने भी हमारे अनवाइज डिसीज़न है, अनवाइज मतलब बेकार डिसीज़न है जो हमें प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ से हमारा पैसा निकल जाएगा और वो पैसा हम वहाँ लगा देंगे जहाँ पे हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। कहने का मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो गलत जगह जहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर रखे थे वहाँ से वापस आके और वहाँ लग जाएंगे जहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो एफिशिएंट एलोकेशन हो जाएगा, अच्छे से रिसोर्सेज का यूज़ हो जाएगा। जो थर्ड आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में दिया जाता है दैट इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव से ही पॉसिबल है। अगर हम सोसाइटी का मैक्सिमम बेनिफिट करना चाहते हैं तो हमें पहले प्रॉफिट कमाना पड़ेगा
उस प्रॉफिट में से हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे सकते हैं, उनको बेटर वर्किंग फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। उस प्रॉफिट को हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए यूज़ करके अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो समाज की भलाई के लिए और भी बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अपने सोसाइटी में स्कूल्स खुलवा सकते हैं, हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं। कहने का मतलब सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हम तभी परफॉर्म कर पाएंगे अगर हम खुद अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे, तभी हम सोशल एक्टिविटीज़ में पैसा लगा पाएंगे। अगर हमें ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हमारे ही एग्जिस्टेंस को ख़तरा हो जाएगा और सोशल वेलफेयर में पैसा लगाने के लिए हमारे पास नहीं होगा। तो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए भी हमें प्रॉफिट कमाना चाहिए। तो ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इसके फेवर में। और नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ सोर्स ऑफ इंसेंटिव। सोर्स ऑफ इंसेंटिव कहने का मतलब इंसेंटिव क्या होता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन का सोर्स है प्रॉफिट। जिस एक्टिविटी से, जिस बिजनेस से हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हम वो काम करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होंगे और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो हम बिजनेस में प्रॉफिट कमाने को अगर अपना ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो हम बिजनेस में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, ज़्यादा मेहनत करने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। अगर हम प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव रखेंगे ही नहीं तो बिजनेस जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें कमाना नहीं है। तो इस वजह से हमारे लिए कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रखेंगे तो हमें हर टाइम प्रॉफिट का ही ध्यान रहेगा। हर वो डिसीजन लेना चाहेंगे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके और उस डिसीजन को ज़्यादा मेहनत करके कामयाब भी बनाना चाहेंगे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमें हर टाइम इंसेंटिव देता रहेगा, मोटिवेट करता रहेगा अच्छा काम करने के लिए। और नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में दिया जाता है दैट इज़ हेल्पफुल इन फेसिंग एडवर्स बिजनेस कंडीशंस। हेल्पफुल इन फेसिंग एडवर्स बिजनेस कंडीशंस। बिजनेस की कंडीशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है, कभी बिजनेस में हमें काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जिस बिजनेस ने पास्ट में अच्छे प्रॉफिट कमा के रखे होते हैं तो वो पास्ट के प्रॉफिट उसके लिए बैकअप का काम करते हैं और वो सिचुएशन अनफेवरेबल होने पे उन पास्ट प्रॉफिट को यूज़ करके अनफेवरेबल बिजनेस कंडीशंस का सामना कर सकता है। लेकिन जिस बिजनेस ने प्रॉफिट नहीं कमा के रखे होते वो अगर बिजनेस सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाए तो उसके एग्जिस्टेंस को ख़तरा हो जाता है। तो प्रॉफिट हमें इसलिए भी कमाना चाहिए क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर में अगर हमें एडवर्स बिजनेस कंडीशंस का सामना करना पड़ गया तो प्रॉफिट हमें उसका सामना करने के लिए हेल्पफुल होंगे और हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ फर्म। हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ फर्म। फर्म की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि जो बिजनेस में प्रॉफिट होते हैं उनको हम बिजनेस में री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो अगर हम बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हमें बाहर से पैसा ना लेके जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को उसी को बिजनेस में री इन्वेस्ट करके बिजनेस की ग्रोथ के लिए अच्छा पैसा हम जुटा सकते हैं। तो बिजनेस को ग्रो करने में भी प्रॉफिट हमारी हेल्प करता है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा जो ये कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। हमारा जो नेक्स्ट इसी टॉपिक का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का ही जो नेक्स्ट पार्ट है वो
इसमें हम स्टडी करेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव की क्यों बुराई की जाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को क्यों अच्छा नहीं समझा जाता, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं इस ऑब्जेक्टिव की? लिमिटेशंस, या हम ये कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या आर्ग्यूमेंट है? फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है दैट इज एम्बिग्यूअस। ये कहा जाता है कि जो प्रॉफिट की कंसेप्ट है वो एम्बिग्यूअस है। एम्बिग्यूअस का मतलब अनक्लियर, स्पष्ट नहीं है कि प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट लिया जाएगा, कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमने प्रॉफिट वर्ड की यूज़ किया, लेकिन प्रॉफिट तो हमने डिफरेंट टाइप का स्टडी किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हो सकता है, आफ्टर टैक्स भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, और अगर टोटल प्रॉफिट भी हो सकता है, और रेट ऑफ रिटर्न भी हो सकती है। प्रॉफिट पे रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, जैसे हम रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल असेट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। तो किस प्रॉफिट की बात की जा रही है वो चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इस वजह से ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये एम्बिगुअस हो जाता है, स्पष्ट नहीं रहता है। जो सेकंड इसकी लिमिटेशन दी जाती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की, दैट इज़ इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखता है ये ऑब्जेक्टिव। मान लो दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी, दोनों से 4 इयर्स में, इसमें भी हमें 4 लाख का रिटर्न हो रहा है, 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और इसमें भी 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव दोनों ही हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन ए प्रोजेक्ट में शुरू के ईयर में रिटर्न ज़्यादा है और बी प्रोजेक्ट में लास्ट के ईयर में रिटर्न ज़्यादा है। तो ए प्रोजेक्ट हमारे लिए बेटर होगा क्योंकि इसमें शुरू के ईयर में रिटर्न ज़्यादा है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें यही बताती है कि जो 1 रुपया हमें आज मिलेगा वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, और अगर वही 1 रुपया हमें 1 साल के बाद मिलेगा तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखता है। नेक्स्ट जो हमारी लिमिटेशन है दैट इज़ इग्नोर रिस्क फैक्टर। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो रिस्क फैक्टर को इग्नोर करता है। रिस्क फैक्टर क्या होता है? मान लो हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं ए और बी, दोनों में ही हमें 4 लाख का रिटर्न